हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका पार्ट 4 चौथा भाग पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण के कौन कौन से कारण थे, उनकी क्या भूमिकाएं थी, इसी टॉपिक पर हमको आज पढ़ना है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुलीन वर्ग की क्या भूमिका थी, वो अपने आप को कहाँ पाता है। तो कुलीन वर्ग, चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि इसके पहले जो यूरोप था वहाँ पर राष्ट्रवाद का अभाव था, बिखरे हुए थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, इसीलिए उनके अंदर एक रूपता नहीं पाई जाती थी। पर जो कुलीन वर्ग था वो द्वितीय स्टेट में आता था, जो वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर था वो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। इनमें तमाम चीज़ एकता के रूप में पाई जाती थी, जिससे प्रभुत्व एवं शक्तिशाली वर्ग, यह जो कुलीन वर्ग था ये प्रभुत्व एवं शक्तिशाली था। एक समान जीवन शैली इनकी, चूंकि ये धनाढ्य वर्ग थे, इनकी जो जीवन शैली थी वो एक समान थी। समानता एवं एकता की भावना, इनके अंदर समानता और एकता की भावना पाई जाती थी। एक समान फ्रेंच भाषा का प्रयोग, ये लोग एक समान फ्रेंच भाषा बोलते थे। आपसी वैवाहिक संबंध में जुड़े हुए थे, जो इनके वैवाहिक संबंध होते थे वो एक रूपता में अर्थात एक ही अपने समाज में करते थे। तो इनके अंदर कहीं कहीं एकता, समानता, समरूपता पाई जाती थी। इसका प्रभाव जो तृतीय स्टेट था उसमें जो संपन्न वर्ग थे उन पर प्रभाव पड़ा, और संपन्न वर्ग इनसे कहीं न कहीं ईर्ष्या करने लगे। चूँकि जो संपर्क शिक्षित ये मध्यम वर्ग या जो नए नए मध्यम वर्ग उदय हुए, इन सबों ये सब कहीं न कहीं ये कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और राजा तीनों से ईर्ष्या करते थे। तो इस समय कुछ एक और राजनीतिक एक और कारण पैदा हुआ, औद्योगिकीकरण और नया मध्यम वर्ग। इन दो चीज़ों का, अर्थात ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इसी टाइम पीरियड में औद्योगिकरण का विकास हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का विकास हुआ। पूरे यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में नए नए वाणिज्यिक वर्ग, श्रमिक वर्गों का उदय हुआ, और यही नए मध्यम वर्ग कहलाए, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ। जो यूरोप के तमाम और अग्रणी या मध्यम श्रमिक या मध्यम उद्योगपति थे, वो तेज़ी से उद्योग की तरफ बढ़े, उस पर उनका आधिपत्य स्थापित होने लगा। और एक और रीजन था शिक्षा का विकास। इसी समय यूरोप में तीव्र शिक्षा का विकास हुआ। तो शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ा, और मध्यम वर्ग जब शिक्षित हुआ तो उनके अंदर तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हुआ। शिक्षा ने तर्कपूर्ण चिंतन का विकास किया, जिसमें तमाम चिंतक, तमाम पत्रिकाएं, इन सब का भी अपना अपना रोल है, जिसके कारण इस नए मध्यम वर्ग में राष्ट्रीयता का विकास और आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। जब राष्ट्रीयता का विकास हो गया तो ये सबसे मुखर होके आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। तो कहीं अगर हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण कारणों में नया मध्यम वर्ग, इसका एक बहुत बड़ा रोल था। इसके साथ साथ जो ये मध्यम वर्ग था, इसका उदारवादी राष्ट्रवाद और आर्थिक और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, ये इन दृष्टिकोणों से कैसे समाज को प्रभावित करते थे। तो इनमें जो हमारा मध्यम वर्ग था वो सर्वसम्मत सरकार की वो कल्पना करता था। ऐसी सरकार चाहता था जो सभी के सम्मत से, सभी के वोटों से निर्मित हो। विशेषाधिकार की समाप्ति, वह समाज से जो पादरी वर्ग, राजा, कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वो चाहता था किसी प्रकार से ये समाप्त हो जाए। संविधान और संसदीय व्यवस्था, वो चाहता था कि संविधान बने और संसदीय व्यवस्था वाली सरकार चले। संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति को सुरक्षित करना चाहता था। वो चाहता था कि संपत्ति सुरक्षित रहे।
इसके अलावा मुक्त बाजार व्यवस्था, वह मुक्त बाजार व्यवस्था का पोषक था, क्योंकि उस समय यूरोप में इतने ज़्यादा देश थे, उतने ज़्यादा टैक्स प्रणाली थी, तो उसमें बाजार व्यवस्था बहुत नियंत्रित हुआ करती थी, जिससे व्यापारियों को बहुत असुविधा होती थी, सामान के मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो चाहते थे कि मुक्त बाजार व्यवस्था स्थापित हो, और इसके लिए 1834 में जालवेराइन शुल्क महासंघ का निर्माण हुआ। यह ऐसा महासंघ था जो सभी स्थानों पर एक शुल्क निर्माण का तरीका खोजता था, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के शुल्क हुआ करते थे उसको ये समाप्त करके एक या दो शुल्क वाली टैक्स वाली व्यवस्था ये लाना का प्रयास किए। साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता एवं समान न्याय पर बल, ये जो मध्यम वर्ग था, जो उदारवादी दृष्टिकोण वाला था, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाला वर्ग था, ये चाहता था राष्ट्रीय एकता स्थापित हो, स्वतंत्रता एवं समान न्याय पर बल देता था। मताधिकार एवं राजनीतिक अधिकार, अर्थात इस समय ये चाहता था कि सभी लोगों को अधिकार प्राप्त हो, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, मत देने का अधिकार प्राप्त हो, और जैकोबिन शासन में सभी पुरुषों को समान अधिकार दे दिया गया था। इसके पहले जो मताधिकार था वो केवल संपत्तिवान पुरुषों को, जिसका पास संपत्ति थी, जो टैक्स देते थे, वही मत का प्रयोग कर सकते थे। पर जैकोबिन शासन जब आया तो उसमें सभी पुरुषों को समान रूप से मत देने का अधिकार आगे मिल गया। और बाद में जब नेपोलियन आया, नेपोलियन ने फिर इस सिस्टम को हटा दिया और वही संपत्तिशाली जो टैक्स दे सकते थे उन्हीं को मत देने का अधिकार प्रदान किया, और महिलाओं को मत से वंचित कर दिया, उनको निष्क्रिय नागरिक के अंतर्गत रखा और उनको परिवार तक सीमित किया। इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि 1815 के बाद जो नया रूढ़िवादी वर्ग आया उसका क्या रोल था, वियना संधि का क्या रोल था, और इन क्रांतिकारियों का क्या रोल था। यूरोप में राष्ट्रवाद निर्माण के कारणों में इनका भी अपना अपना रोल है। तो 1815 के बाद जो नया रूढ़िवादी वर्ग आया वो रूढ़िवादी भावना से प्रेरित था। वो राजतंत्र में विश्वास करता था, सामंतवाद में विश्वास करता था, वो पुरानी परंपराओं में विश्वास करता था, वो चर्च, सामाजिक ऊंच नीच का समर्थन करता था, वो उसमें परिवर्तन, वो अपने आप में कुछ परिवर्तन के साथ समाज में एंट्री करना चाहता था। इन रूढ़िवादी विचारों में या इन रूढ़िवादी विचारों के साथ वह राष्ट्रीय भावना को लाना चाहता था। तो उसने कुछ अपने आप को बदला। क्या बदलाव आया? वह राजतंत्र का आधुनिकीकरण करना चाहता था। जो ये नया रूढ़िवादी वर्ग आया वो चाहता गतिशील अर्थव्यवस्था का वो पोषक था। वो अर्थव्यवस्था भी चाहता था, पर वो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं, वो चाहता था हमारी अर्थव्यवस्था भी गतिशील रहे। आधुनिक सेना चाहता था, कुशल नौकरशाही की अपेक्षा थी, और भूदासत्व की समाप्ति। यहाँ पर वो कुछ परिवर्तनों के साथ अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। वियना संधि का भी इसमें रोल है। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें नेपोलियन पराजित होता है, और ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने मिलकर एक संधि की। संधि में ऑस्ट्रेलिया का जो शासक था ड्यूक मैटरनिक, इसकी अध्यक्षता में यह संधि की गई, जिसमें नेपोलियन को सीमित कर दिया गया। नेपोलियन को इन संधियों से उसको फ्रांस को सीमित करके ये चीज़ें स्थापित की गईं। नेपोलियन द्वारा जो कब्जा किया गया था, फ्रांस द्वारा जो तमाम क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था, उसको इस संधि के द्वारा मुक्त कर दिया गया। फ्रांस को चारों तरफ से लॉक्ड कर दिया गया, उसको सीमित कर दिया गया। उसके उत्तर में नीदरलैंड स्थापित कर दिया गया, दक्षिण में पिडमांट और पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया को स्थापित करके उसको चारों तरफ से सीमित कर दिया गया। नेपोलियन द्वारा जो स्थापित 39 राज्यों का महासंघ था उसको यथावत रखा गया। तो इसका भी रोल इस राष्ट्रवाद निर्माण में है।
क्रांतिकारियों की भी अपनी एक भूमिका थी। राजतंत्र हावी हो रहा था, तो राजतंत्र का भूमिगत विरोध ये क्रांतिकारी कर रहे थे। ये राष्ट्र राज्य चाहते थे, ये स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहते थे, पर ये राजतंत्र के या उनसे छिप कर व्यवस्था करना चाहते थे। इसी समय 1807 में मेस्नी पैदा होता है। वह कार्बोनरी नामक संस्था का सदस्य बनता है और वह इटली के एकीकरण को, इटली में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए वो गुप्त संगठनों का निर्माण करता है। चूँकि राजा इन क्रांतिकारियों का दमन करते थे, उनको समाप्त करना चाहते थे और ये क्रांतिकारी गुप्त संगठनों के माध्यम से अपनी राष्ट्रवादी व्यवस्था, राष्ट्र राज्य व्यवस्था चलाना चाहते थे। इसी क्रम में मेसनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का निर्माण किया। इटली के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था वो मेसनी का था। आइए इसके बाद हम लोग अब क्रांतियों का युग 1830 से 1848 के बीच में उस पर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी घटनाएं घटी और राष्ट्रवाद के विकास में उनकी भी एक अग्रणी भूमिका है, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 1830 से 1848 को, इस काल पीरियड को हम क्रांतियों का युग कहते हैं, चूँकि इसमें ढेर सारी क्रांतियाँ यूरोप में हुई हैं। इसी बीच रूढ़वादी निरंकुश राजतंत्र चूँकि स्थापना हो गई थी, तो इसमें किस प्रकार राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों द्वारा इनको पराजित किया गया उसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। फ्रांस में 1830 में लुई फिलिप के नेतृत्व में रूढ़वादी पराजित शक्तियों को पराजित किया गया। किसके द्वारा? संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा, अर्थात लुई फिलिप के नेतृत्व में रूढ़वादी व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य का यूनान पर अधिकार था और इस संधि के माध्यम से यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके साथ ही रूमानी कल्पना एवं राष्ट्रीय भावना का विकास। रूमानी कल्पना क्या है? अर्थात भाषा, कला, काव्य, कहानियाँ, लोक परंपराओं, संगीत द्वारा राष्ट्रीय भावना का विकास करना ही रोमानी कल्पना कहलाता है। इन व्यवस्थाओं से भी उस समय राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। कुछ समस्याएं भी आईं। 1830 में लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, भूख, निर्धनता, इन तमाम कारणों से भी तमाम आंदोलन हुए, उसका भी यहाँ पर प्रभाव पड़ा। और उदारवादियों द्वारा 1848 में एक क्रांति की गई। इस क्रांति को उदारवादी क्रांति वर्ष कहा जाता है 1848 को। इसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया गया, संविधानवाद की व्यवस्था की गई, स्वतंत्रता, राष्ट्र राज्य निर्माण, संसदीय व्यवस्था इसमें अपनाई गई और 18 मई 1848 को जर्मन नेशनल असेंबली की जीत हुई और फ्रैंकफर्ट शहर में जो जीते हुए प्रतिनिधि थे वो बैठक करते हैं और संसद का निर्माण करते हैं। इस संसद के मुखिया के रूप में प्रसा के शासक राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ शासन संभालिए, पर वो शासन करने से मना कर देता है। इसी का लाभ उठाकर कुलीन वर्ग और सैनिक अर्थात सेना इस असेंबली को भंग करके और पुनः रूढ़वादियों द्वारा उदारवादियों पर अधिकार कर लिया जाता है, उनका दमन कर दिया जाता है। एक बार यूरोप में, जर्मनी में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से कारणों की कहाँ कहाँ क्या भूमिका रही है, उन सब पर विधोष अध्ययन कर चुके हैं। और हम अब अपने अगले पार्ट में इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है इसको हम पढ़ेंगे। हमारा अगला वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू।